चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? एक सेकंड ना। चलो, आगे सारे लोग क्वेश्चन लिखेंगे। चलो, चलो, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, क्वेश्चन लिखेंगे। आयनिक रेडिया यार, ये क्वेश्चन है। आयोनिक रेडिया यार, आयोनिक रेडियाई, आयनिक रेडिया यार, ये आयनिक रेडिया इज, पहला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ ये पूरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड है डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। फोर्थ वाले में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा आंसर है? स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आंसर बता दो आयनिक रेडिया के बारे में, कौन सा सही है? चलो, 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 कौन सा है? आयनिक रेडिया के बारे में आपका कौन सा, क्या विचार है, कौन सा सही है? डायरेक्टली है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है आयनिक रेडिया उतनी कम होती है, ज्यादा होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आयनिक रेडिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा साइज उतना कम होगा, मतलब रिपल्शन उतना कम होगा। रिपल्शन जितना कम होगा आयनिक साइज छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात से घटेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। चलो, बाकी ये वॉन्डर वाला क्वेश्चन कल हो गया था, और ये, चलो, ये नहीं हुआ था। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ decreasing order of, the correct decreasing order of ionic radii, the correct decreasing order of ionic radii, the correct decreasing order of, the correct decreasing order of, decreasing order of ionic radii, the correct decreasing order of ionic radii, the radius। तो पहला है F माइनस, फर्स्ट है F माइनस O2 माइनस N3 माइनस C4 माइनस, बी है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस C4 माइनस।
थर्ड में सी में दे रखा है C4 माइनस N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। बी में है O2 माइनस F माइनस C4 माइनस और N3 माइनस। N3 माइनस ये आपके पास दे रखा है। चलो आंसर बता दो। चलो पहले तो कौन सा केस है, ये 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन और 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे आपको पूछ रहा है आयनिक रेडिया है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई घटेगी, आयनिक रेडियाई घटेगी, आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो जेड इफेक्टिव आयनिक जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनिक रेडियस घटता है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा और आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो सी फॉर कैट इज राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे आ जाइए। द आयंस विद लोएस्ट, प्रियंका हो गया, प्रियंका हो गया ये वाला। चलो अपूर्वा का तो भूल गया, लिखो द आयंस विद लोएस्ट, द आयंस विद the ions with lowest, the ions with lowest and highest radii and highest radii among O2 minus, OP2 minus, F minus, Na positive and Mg2 positive are respectively, and Mg2 positive are respectively Mg plus 2 एंड ऑप्शन पे 2 माइनस, बी में है O पे 2 माइनस एंड F माइनस, सी में है O पे 2 माइनस एंड Mg2 पॉजिटिव और डी में क्या है Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। चलो आंसर हो जाता है। आंसर बता दो कौन सा इसका, इसका आंसर। चलो जो जो कह रहा है वो चीज लिखो। आयंस विद लोएस्ट, एक तो कह रहा है लोएस्ट और एक कह रहा है हाईएस्ट रेडियस की बात कर रहा है इन चारों में। तो देखो लोएस्ट तो होगी जहां मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, वहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। वहां जेड इफेक्टिव क्या होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वहां जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी, जो है वो आयनिक रेडियाई घटेगी। तो पहले में तो पॉजिटिव चार्ज वाला का तो लोएस्ट पूछा है, तो ये Mg पॉजिटिव है, जिसमें पहले Mg पॉजिटिव है उसे ले आओ 2 पॉजिटिव, क्योंकि इस पे 1 पॉजिटिव है, इस पे 2 पॉजिटिव है, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन इस पे सीधे चेक करना है। O2 माइनस 8, तो यहाँ देखो O2 माइनस 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन इस पे सीध, F माइनस 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन इस पे सीध। ये भी कैसे हिला तो नहीं कैमरा,
हिला नहीं ना, चलो 10 इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव है, 11 माइनस 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और आपके पास Mg2 पॉजिटिव दे रखा है, तो 12 माइनस 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आगे आ जाओ। तो पहले ऑप्शन में तो जिसमें Mg है वही आंसर हो जाएगा, ये कट, ये कट और ये कट, तो आपको आंसर मिल गया ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। आगे समझ में? ए किस वाले का है? 11 ए। चलो ये समझ आ गया, चलो मैं आगे हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। चलो हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आप एक बात बताओ, साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी शुरू कर दे, बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन काफी बड़ा टॉपिक है, उसको शुरू कर दे साथ साथ, यस या नो बोलो। चलो साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी शुरू कर दे, आप बता दो ये खत्म होने वाला है, 2 चीज कर दे, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल का, कोऑर्डिनेशन शुरू कर दे साथ साथ। केमिकल बॉन्डिंग तो आपको कंप्लीट हो गया आपका, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स थोड़ा थोड़ा बचा, देखते हैं क्या, ठीक है। कराने के लिए तो मैं उसको भी जल्दी करा दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो ठीक है, चलो मैं आगे, हाँ ना बोलो, ठीक है। अरे यार, अच्छा अच्छा, लेक्चरर के, मुझे लगता है लेक्चरर का पेपर थोड़ा पीछे जाएगा, ठीक है। अच्छा उसका फिजिकल है, पर मैं वही तो कह रहा है यार, मेरा सिलेबस पता नहीं कहाँ गया, मैं उसके ओहो भाई साहब, इंसान तभी तो कहता है, चलो ठीक है थैंक यू, आपने कह दिया, यहाँ पोडियम के नीचे छुपा हुआ ये सिलेबस, इसको मैं एक सेकंड है, चलो हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो ना एक 12th का यूनिट लेके, चलो ठीक है, बाकी तो लगभग हम चीजें छू ही चुके हैं, चलो ये कैटालिसिस है करना, चलो हेडिंग डालेंगे। अच्छा गैसेस से काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज, छोटे टॉपिक है, ये टॉपिक उतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो काफी टॉपिक है, 8-10 क्लास के टॉपिक है सारे, 8-8 10-10 दिन के, इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो हेडिंग है, ठीक है चलो टेंशन मत लो, बाकी सब चीजें हो रखी हैं, चलो आयोनाइजेशन एनर्जी हेडिंग डालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब थोड़ा और डेप्थ चलेंगे, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। चलो वो अभी तक नहीं आई क्लास में, 8:15, अच्छा उसका तो लेट लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड, लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to remove of electron in outermost cell, energy required, energy required, energy required to remove, energy required to remove electrons in outermost cell, electron in outermost cell is called ionization energy, is called ionization energy, उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, energy required to remove of electron in outermost cell is called आयोनाइजेशन एनर्जी, उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आप कुछ और डेफिनेशन लिखी हुई, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन निकाल गए, जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कमेंट क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा है भाई, कोऑर्डिनेशन बड़ा टॉपिक है, और हमारा टारगेट होता है जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन सही करना है, जो पढ़ना है वहां से क्वेश्चन सही करना है, वहां से क्वेश्चन करना है। बड़ा टॉपिक है तो क्या क्वेश्चन तो सही होना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ दे क्वेश्चन ही नहीं हुआ, याद से होना है, ठीक है। अभी ये बड़ा टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में काफी कुछ चीजें होनी है, स्प्लिटिंग डायग्राम आने हैं, एनर्जी लेवल आना है, वहां होना है अभी, ठीक है ठीक है।
कोई नया सा टॉपिक मतलब नया सा क्या है, सारे तो मैं टच कर चुका हूँ। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला बचा हुआ है जो 12th का है, और ये तो हाइड्रोजन वाला बचा हुआ है एक 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 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इट्स एप्लीकेशन आए ना, ये पोस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अच्छा ये थोड़ा बहुत ही होना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो करा रखा हूँ, और आयनिक प्रोडक्ट और ये वाला, बाकी लगभग सारा वर्क है। कार्बोहाइड्रेट्स और इन पे ये तो आप कर ही लोगे। इन्वायरमेंटल इस पे स्पेक्ट्रो होना है, स्पेक्ट्रो पे हम टाइम देंगे, ठीक है। चलो आगे जाओ, लिखेंगे। चलो सबसे ज्यादा I3 होगी अगर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात करेंगे, फिर I सेकंड की बात करेंगे, हो जाएगा होगा, फिर I1 की बात करेंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होगा। I थर्ड तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। I थर्ड का मतलब क्या है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये कितना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये एनर्जी है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। कहने का मतलब क्या है, एक्स से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, एक्स, हाँ इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालोगे, एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक्स पॉजिटिव से भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, एक्स पे 2 पॉजिटिव आएगा, और एक्स 2 पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर रिमूव करोगे, तो ये क्या है, x3 है। ये क्या है, x3 है, ठीक है। चलो यहां देखेंगे, नीचे जाने पे फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है, ये अगर सेकंड है, ये अगर थर्ड है, तो अगर आप ऐसे टॉप टू बॉटम जाओगे, यहाँ इसमें इसमें भी अगर आप टॉप टू बॉटम गए, तो आपका जो z इफेक्टिव है, आपका जो z इफेक्टिव है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। टॉप टू बॉटम जाने पे z इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो इसका सबसे हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, हाईएस्ट z इफेक्टिव, और इसका क्या हो जाएगा, लोएस्ट z इफेक्टिव। इन तीनों के कंपेयर में क्या होगा, इसका लोएस्ट z इफेक्टिव। z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप बोलो व्हाट आर द z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रियंका समझ आ रहा है जो ये कह रहे हैं कि अभी आप बोल दो कौन सा कराना है, ठीक है। अपूर्वा देखते हैं कौन सा करवाना है, ठीक है। आप भी बोलो, उसमें सजेस्ट करते हैं कौन सा। नहीं आपको मत बोलो, फैक्टर अफेक्टिंग देखकर मैं देखता हूँ नया सा टॉपिक कौन सा करवाना है, फिर तो आप बोल दो इफेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन कौन सा कराए फिर। मैं तो कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत सारा बचा हुआ है ना अभी, कोऑर्डिनेशन में आपको क्या लग रहा है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी कोऑर्डिनेशन में तो बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो साथ साथ एक पैरेलल उसको लेके चलेंगे, क्योंकि जब वो बड़ा टॉपिक है, जब कंटिन्यू पढ़ाएंगे तभी होगा वो। चलो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं आपको, जैसे आपने अभी पढ़ा है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो लिखेंगे पहला। चलो प्रियंका बता दो क्या क्या कराए, जैसे ये कह रहे हैं नया टॉपिक कौन सा कराए, आप ही बता दो फिर। एक ये गैसेस स्टेट कह रहे हैं, ठीक है, इसको भी करा देंगे। और दूसरा बताओ कौन सा है। दो मिनट थोड़ा बात करने के लिए दे दो, जब बात इतनी हो गई है। तो पीछे ऑर्गेनिक का बचा हुआ है पार्ट बी में, तो हमें काफी मेहनत करनी है। प्रियंका बोलो, अब वहां कमेंट करो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट दे दो जरा। ये पूछ रहे हैं ये करना, आप बताओ कौन कौन सा क्या करना है प्रियंका। अपूर्वा कौन सा करना है। चलो कुछ टॉपिक पहले के पढ़ाए थे तो सारे आपके काम आ गए भगवान की दया से। अपूर्वा कौन से करने, आवाज है मेरी आप तक की नहीं है। जल्दी बताओ, भी टाइम नहीं, इतना जल्दी करो, हमारे पास अभी टाइम कम है। इंटरमीडिएट तो करा रखा है मैंने, आपने वो एलटी वाला बैच खोला, उसमें करा रखो काफी चीजें, इंटरमीडिएट से चीजें वहां करवा रखी हैं। और आपका एरोमेटिसिटी, ठीक है ठीक है, एक छोटा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है, वो करा रखा है मैंने।
आप वो एलटी वाला बैच खोलो, उसके अंदर इंटरमीडिएट काफी करा रखे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट काफी कुछ करा रखा है, आप वहां देखना। नेम रिएक्शन लगभग सारी हो रखी है, बार्टन बूटन फैबॉस की। अच्छा नेम रिएक्शन भी फैबॉस की भी करा रखी है यार मैंने, शायद ना नहीं करा रखा, मेरविन ये चलो ठीक है, इनको कराता हूँ। बाकी सार्पलेस इपॉक्सीडेशन ये हो जाए। नेम रिएक्शन कह रहे थे कुछ, वो फिर से कराना है। हाँ, अब डेली शाम को एक नेम रिएक्शन भी देखते हैं, मैं वो भी सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ठीक है, ऑर्गेनिक भी वो देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये पी ब्लॉक और ये इनके क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये जो वाला है ना ओर्स एंड मिनरल्स वाला, इस यूनिट में थोड़ा हमें ये कंप्लीट करनी है। अभी ये 2 पेज दे रखे, लेकिन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो थोड़ा हम इस पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। चलो भगवान की दया से सब हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। चलो पहला हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल, हेडिंग नहीं डालेंगे क्या क्या फैक्टर है। चलो एक है आपका, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी क्यू एन। पहला फैक्टर पी क्यू एन के बारे में बात करेंगे। दूसरा, कुछ लोग इसी टाइम कॉल करते हैं, चलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उन्हें पता होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, ये पढ़ा रखा आपको पहले। तीसरा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक एक करके देखते हैं, पहला भी लिख दो आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखा था, आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक आपने रिडक्शन पोटेंशियल भी देखा था, एक आपने क्या देखा था, रिडक्शन पोटेंशियल। एक आपने क्या देखा था, रिडक्शन पोटेंशियल। एक आपने क्या देखा था, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक आपने क्या देखा था, बॉन्ड ऑर्डर। एक आपने क्या देखा था, बॉन्ड ऑर्डर। एक आपने क्या देखा था, बॉन्ड ऑर्डर। एक आपने क्या देखा था, एक ये आपने अभी तक इसके बारे में उतनी बात नहीं की, लास्ट वाला, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, ये लास्ट वाला आपने अभी तक नहीं देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा इससे भी कुछ बातें करेंगे, ये वाला आपने कम स्टडी किया इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे हो जाएंगे, बस आप लोग तुम साथ जो जो मेरा नहीं कहते, माता कहते हैं ना, माता रानी से तुम साथ दो जो मेरा, तो बस तुम साथ दो हमारा, अभी सब हो जाएगा। हमने मेन ग्रुप कर दिया, उतने बड़े टॉपिक सारे कर दिए अच्छे से, वो भी ऐसा नहीं हल्के में निपटाए होंगे, सारे अच्छे से किया, वो नोट्स बार बार पढ़ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ कुछ दिमाग लेके आप यहाँ से बना दोगे कि क्या क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो पक्का है जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो ऑब्वियसली सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। पहला सीधा बात है, क्योंकि जहां भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वहां साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, करते हैं, ठीक है, जैसा आप बोलोगे, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स है। हाँ वैसे प्रियंका कह रहे जो आपको टॉपिक सुटेबल लगा, मेरे को सुटेबल ऐसा ना कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसका कोई अपना फेवरेट होता है टॉपिक, जैसे इनऑर्गेनिक वाला होगा तो उसका मेन ग्रुप कोऑर्डिनेशन और बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इन चार में से किसी एक पे बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो हमने अगर कोई भी बड़े टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए मेन ग्रुप और इनमें से, तो वो क्या करेगा, किसी से अगर उसने क्वेश्चन दे दिए सपोज 15-20, कभी ऐसा भी तो होता है एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारे बीएससी में, बीएससी के सेकंड सेम में कि थर्ड सेम में, या हाँ थर्ड सेम या सेकंड सेम में, सेकंड सेमेस्टर की याद है मुझे अभी तक, तो उस टाइम 3 पेपर होते तो 31 मार्क्स के, ये 31 30 30 38 90 33 मार्क्स के ऐसे कुछ होते थे। तो हमारे जो सर थे वो एस के डबराल सर, तो बहुत फेमस टीचर थे ऑर्गेनिक, बहुत तीनों केमिस्ट्री की ब्रांच के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी पूछ दो ना। तो इन्होंने ये पेपर बनाते थे, तो इन्होंने ऑर्गेनिक के जैसे 5 यूनिट थी, लास्ट की 2 यूनिट से पूरा पेपर आ गया, अब बच्चे 2 छोड़ के 3 पढ़ गए, उस पेपर में बहुत सारों की बैक आई। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एग्जामिनर जब बैठता है, कभी कभी बैठे हुए हैं और पेपर बनाने बैठे, चलो भाई मजे मजे में 2-4 यूनिट से ही सारा दे दिए, तब क्या करोगे, वहां बोल नहीं सकते ना ये सिलेबस में ये भी दे रखा था, ठीक है। तो अगर उसने कोऑर्डिनेशन पकड़ दिया और 8 से 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से डाल दिया तब, ठीक है, हमने पढ़ा है, और टॉपिक हमने नहीं पढ़े, बस कोऑर्डिनेशन मेन ग्रुप बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटिक्स 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े, सारा पेपर ही फंस जाता है वहां से, ठीक है। चलो आगे देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला है। चलो लिखेंगे, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, पहले आप लिखो इफ p q n इंक्रीजेस, इफ p q n इंक्रीजेस, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इफ p q n इंक्रीजेस, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगा, अगर साइज इंक्रीज होगा तो z इफेक्टिव, साइज इंक्रीज होगा तो z इफेक्टिव घटेगा, और z इफेक्टिव घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PQN, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको देख रखा है, क्या क्या दे रखा है, हेलिना की रब से, चलो ये दे रखा है उसने, ठीक है, ये दे रखा है, हेलिना की रब से ये दे रखा है, और आपको पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये पूछा है, तो ये आप मुझे थोड़ा आंसर देंगे, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, और ये क्या है, सबसे लार्जर साइज। डाउन तक मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखे, वो आप ये मत समझना है, आपको सीधा उसका एटॉमिक नंबर लेना है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, यहाँ टॉप टू बॉटम जाने पे PQN बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो आई जेड इफेक्ट, साइज घटेगा, साइज घटेगा, और क्या कह रहा हूं मैं, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, साइज बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसका स्मॉल साइज है, स्मॉलेस्ट साइज, या लोअर PQN, इसका क्या है, लोअर PQN, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, सबसे ज्यादा, और जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी। इसका क्या है, हायर PQN है, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसका साइज भी क्या होगा, इसका साइज भी ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव इसका कम होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इसकी कम होगी। आ रहा है समझ में, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, चलो LI की हाइस्ट हो जाएगी। चलो आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जब भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, नेक्स्ट हेडिंग निकालेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। रात को आप कपड़े पहन के चला करो भाई, कल मैं थोड़ा ऐसे ही चले गया दुकान, मेरी सर्दी लग गई, कल रात को मैं थोड़ा बच्चों को छोड़ने चले गया, कल थोड़ा वो, कल की क्लास में जरा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने गए तो इसलिए नहीं हो पाया, लेट हो गई थी, फिर भी बना नहीं, अभी एक स्टेप बचा हुआ है। चलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कल इसलिए क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, ठीक है, अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो n-1 n-1 n-2 ये नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बढ़ेगी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, अगर सिग्मा की वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इसका मतलब साइज बढ़ेगा, इसका मतलब साइज बढ़ेगा, अगर सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, या आप डायरेक्टली असल को क्वालिटी अब आपको करने आ गया, तो जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलो चल
चलो हो गया इतना। थर्ड डालेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। थर्ड डालेंगे क्या, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड हेडिंग क्या डालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्टिव। दैट इज जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, आप देखो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब थोड़ा और कोरिलेट करा रहा हूं, इसका मतलब साइज श्रिंक होगा। साइज श्रिंक होगा, ये से नो साइज क्या होगा, श्रिंक होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये भी आपकी समझ में आ गया। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में है? आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो क्या, एक एग्जांपल देखो, डायरेक्टली एक ही लाइन में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जेड इफेक्टिव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यस या नो? चलो आगे लिखेंगे। चलो एक Al+3 है, Al+3, एक Al+3 है, एक क्या है Mg+2, एक क्या है Mg+2। मतलब पहले ही आंसर लिख रहा है, क्या हो गया तुम्हारा टीचर, देखो आंसर भी सीधा लिख रहा है क्या, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली, क्या पूछो मत। पहले तो देखा एल्यूमिनियम का 13 था, इसका 12 था, इसका 11 था, तो 13 - 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। पहले पहले क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तभी होगा आपको जब आप ना ऐसे पूरे करोगे, रफ में, ये रफ या फेयर कॉपी में 10 बार लिखने हैं। 12 - 2 जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो घटता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 11 - 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, 11 - 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। इधर ध्यान रखेंगे। अब तो यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2, यहाँ 1। आपको पता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इफ मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, यदि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन इंक्रीजेस। अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर अट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कोई बोलने की जरूरत है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो ये बातें सबकी समझ में है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे। चल चलो बोलो यार, समझ आ रहा है? यस या नो बोलो, आ रहा है समझ में आपके? पेनिट्रेशन पावर, नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। चलो देखेंगे। चलो पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास कौन होती है, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो न्यूक्लियस और इसके बीच सबसे ज्यादा इफेक्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव यहाँ होगा। जो न्यूक्लियस के जितने पास है उस पे क्या होगा, उतना जेड इफेक्टिव होगा। तो एस का जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ।
समझ में आ रहा है? ठीक है, पेनिट्रेशन पावर लिखेंगे, पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जो आपकी पेनिट्रेशन पावर है, जो आपकी क्या है पेनिट्रेशन पावर, आप कुछ नहीं कह रहे हो वहां, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर पीपी, पीपी मतलब पेनिट्रेशन, पीएन, ठीक है, पीएन पेनिट्रेशन, अगर पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, अगर पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो आगे आ जाएंगे। ये से नो बोलो यार, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आज मैं पूछ रहा हूँ आप हाँ या ना, कुछ नहीं बोले, नाराज हो गए क्या मुझसे? चलो चलो यस यस ना, ठीक है, चलो आगे आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कौन सा हेडिंग चल रहा है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हेडिंग डालेंगे, पांचवी हेडिंग डालेंगे, पांचवी होगी, छठवीं डालेंगे, सिक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिक्स डालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिक्स क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन चार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किससे दिखाते थे, चाई से। हमने पहले करा रखा है पॉलिंग का, मुल्किन का, ऑल राउट, ऑल राउट का पहले सारे करा रखे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एक लाइन इसके ब्रैकेट में लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के, किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to ionization energy. Electronegativity is directly proportional to electron affinity EA, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to electron affinity, is directly proportional to electron affinity। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो हमारी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब मुल्किन का रिलेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, या मुल्किन का किससे रिलेशन है और पॉलिंग का किससे रिलेशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो सारा का सारा ऐसा हो जाएगा। आगे लिखेंगे एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, चलो ऑर्गेनिक भी शुरू कराऊंगा मैं, बस थोड़ा मुझे इनऑर्गेनिक खत्म करने दो। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीजेस। अब एक थोड़ा इस पूरे का एक समरी लिखेंगे, समरी मतलब एक ही लाइन में सब कुछ जो आ जाए, तो सब कुछ कैसे लिखेंगे, सब कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे, पहले तो देखना है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ेगी, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब देखते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़े या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाए,
तो यहाँ से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यहाँ से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। और आपका अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़, नहीं नहीं नहीं, पहले उससे पहले तो यहाँ साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी और बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी घटेगी, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलो आ गया, चलो मैं आ गया। उतना ड्यूर है, मैं सोच रहा हूँ सारा खत्म कराना, पर ऐसा नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। चलो क्योंकि ये टाइम हमने सोचा थोड़ा जरा प्रोडक्टिविटी के, मतलब क्लास हो लेकिन थोड़ा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हो। चलो कोई बात नहीं, आप भगवान को मानो, भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्टिव पता चल गया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। ये थोड़ा बहुत आपने आइडिया लगा, इलेक्ट्राइज का जो आपकी, क्या कहना चाह रहा था मैं, साइज और एसिडिटी, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। साइज जितना बड़ा होता है एसिडिटी उतनी कम, साइज जितना छोटा एसिडिटी उतनी ज्यादा। चलो आगे आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे थे वो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, बोला मैं समझ नहीं आया, मैं कितने आराम से पढ़ाता हूँ, ऐसा क्यों बोलते आप लोग पीठ पीछे, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। ये दे रखा था, अब आपको आंसर बताना है। नहीं? ये क्या है, इस पर कहां से आएगा +5 में, फॉस्फोरस, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और सिलिकॉन में, इनमें हो सकता है। अब आपको इनमें पूछा है कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का घटता हुआ क्रम बोला था, क्या बोला था, एसिडिटी का घटता हुआ क्रम। चलो बोल दो, चलो जुकाम लग गया, चलो बता दो जरा। जिसका अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, उसकी कुछ भी मर्जी, आपको आंसर देना है। चलो चलो इसका सब पे देखो आप, अगर समझ नहीं आ रहा सब पे देखो, यहाँ +7 है, यहाँ +6 है, यहाँ +5 है, और यहाँ क्या है, +4 है। ये कितना है, क्लोरो क्लोरो 17, 17 में से 7 गया 10, ये कितना है 16, 16 में से 6 गया 10, ये कितना है 15, 15 में से 5 गया 10, ये कितना है 14, 14 में से 4 गया 10। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से मिल गया, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारे के सारे कैसे हैं, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सारे के सारे कैसे हैं, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिल गया आपको। अब ये है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये एसिडिटी का ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये एसिडिटी का क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, आपके पास पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बनाता हूं मैं जरा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की, जिंक कौन से ग्रुप में आता है, सबको पता चल गया ना, स्कैंडियम 3 पे होता है और जिंक 12 पे होता है, ये फटक से दिमाग में लेके चलना। चलो अब देखेंगे, यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपकी आयोनाइजेशन, आईई भी बढ़ेगी,
जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आओगे अगर आप नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो आई घटेगी, और आपकी एसिडिटी भी घटेगी, और आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, और बेसिसिटी घटेगी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं आपको फिर इवनिंग वाली क्लास में। अभी थोड़ा जरा इसको ऐसे ही करता, आप टेंशन ना लेना, फिर इवनिंग वाली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा जरा क्लास का टाइम हो रहा है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, आप नाराज मत होना, आपके तो मैं कैसे